हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं जैसे श्वेता दीक्षित आपका अपनी हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी क्लास में हिंदी व्याकरण व्याकरण में अभी हमने अपना पहला पार्ट देख लिया था। दूसरा चल रहा था हमारा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। इसका जो दूसरा भाग है वह देखेंगे। वह है हमारा वाक्य के घटक। तो वाक्य के घटक में हम देखेंगे कि क्या प्रमुख होता है। तो चलिए शुरू करें। कर्ता और क्रिया वाक्य के मूल घटक हैं। यानी करने वाला जरूरी है और जो वो काम कर रहा है वह जरूरी है, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में वाक्य संभव नहीं है। कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि को ऐच्छिक घटक माना जा सकता है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सरोज जाती है, उपरोक्त वाक्य में सरोज के विषय में बताया गया है, अतः इस वाक्य में सरोज उद्देश्य है। कौन जा रहा था? सरोज जा रही थी। अगर नहीं जाती, अगर हम कहते कि जाती है तो कौन जाती है? पता ही नहीं है कौन जाती है। जब हम किसी एक निश्चित व्यक्ति का नाम लेते हैं तभी वह वाक्य पूर्ण हो जाएगा। अगला देखना है हमें उद्देश्य का विस्तार। इसी में चल रहे हैं अभी हमने देखा था उद्देश्य। उद्देश्य में क्या, जो उद्देश्य के जो प्रमुख घटक हैं वो देखेंगे। तो उद्देश्य के अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए जो शब्द या वाक्यांश कर्ता के साथ जोड़े जाते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तारक कहा जाता है। ठीक है। क्या बोला मैंने कि जब हम किसी उद्देश्य में, जैसे अभी उदाहरण के लिए हमने लिया था सरोज जाती है, अगर हम यहाँ जोड़ देते कोई भी शब्द, जैसे सरोज एक सुंदर लड़की है और वह जाती है, जैसे सरोज एक मेहनती लड़की है और वह जाती है, या सरोज अच्छा गाना गाती है और गाना गाकर अब वह चली गई है, तो इस टाइप के जो शब्दों का प्रयोग होगा वह सब उद्देश्य के विस्तारक कहलाएंगे। वह हमारे वाक्य को कर्ता के साथ जोड़ने पर, जब हम किसी भी अन्य शब्द को कर्ता के साथ जोड़ देते हैं तो वह हमारा उद्देश्य का विस्तारक कहलाएगा। उद्देश्य का जो विस्तार होता है वह संज्ञा से भी होता है, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी और वाक्यांश से भी। जैसे मेहनती व्यक्ति ज्यादा सफल होते हैं, यहाँ पर मेहनती विशेषण उद्देश्य व्यक्ति का विस्तारक है। अब हमें देखना है इसी का अगला विधेय। मतलब वाक्य के मैंने दो भेद बताए थे आपको, दो घटक बताए थे, उनमें से दूसरा घटक है हमारा विधेय। तो विधेय का देख लेते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे मनोज दौड़ता है, उपरोक्त वाक्य में दौड़ता है विधेय है, क्योंकि यहाँ दौड़ता है पद उद्देश्य के विषय में कहा गया है। हमारा उद्देश्य कौन था? कौन हुआ था उद्देश्य? पहले वाक्य में उद्देश्य कौन था? सरोज थी ना, तो दूसरे वाक्य में भी उद्देश्य मनोज ही होगा। मैंने एक वाक्य बोला था कि मनोज दौड़ता है, तो मनोज हमारा उद्देश्य है, और उद्देश्य के विषय में क्या कहा? दौड़ता है। विधेय के अंतर्गत आने वाले शब्द निम्नलिखित हैं: कर्म, क्रिया, कर्म का विस्तार, क्रिया का पूरक और अन्य चीजें भी होती हैं जो विधेय को प्रभावित करती हैं। अब देखेंगे कि हम विधेय का विस्तार किन किन चीजों से होता है। तो विधेय का विस्तार होता है वे शब्द जो विधेय के अर्थ में विशेषता बताने का कार्य करते हैं, विधेय के विस्तारक कहलाते हैं। विधेय के विस्तारक हैं कारक द्वारा, क्रिया विशेषण द्वारा, पूरक द्वारा और पूर्वकालिक क्रिया द्वारा। जैसे मेरी छोटी बहन कजरी स्वादिष्ट भोजन बनाती है, यहाँ पर बनाती विधेय का स्वादिष्ट भोजन विस्तारक है। ठीक है। अब देखेंगे वाक्य के भेद। आप लोगों को जो मैं ये उदाहरण बोलती हूँ, ये अगर आप लोग ध्यान से समझ लेना तो आपको व्याकरण समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और व्याकरण एक ऐसी चीज है कि जब तक भी आप पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, अगर आप, मैं तो कहती हूँ कि आप आसमान की बुलंदियों को छुएं, पर फिर भी हम हिंदी को तो नहीं छोड़ सकते ना। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो कम से कम हमें उसके बोलने का सही क्रम तो पता होना चाहिए। वो किसी भी भाषा को, चाहे वो अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो या अन्य कोई भी भाषा हो, सिंधी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, कोई भी हो,
हम उस भाषा को तभी एक निश्चित क्रम में बोल सकते हैं जब हम उसका व्याकरण जानते हैं। अगर हम किसी भी भाषा का व्याकरण नहीं जानते हैं तो हमें उस भाषा का अधूरा ज्ञान है। तो इसीलिए मैं जो आपको यहाँ उदाहरण देती हूँ वो आप लोग ध्यान से सुने। अगर आप उदाहरण सुनेंगे तो आपको अपने आप ही हिंदी व्याकरण समझ में आ जाएगी। तो हिंदी व्याकरण जब आपको समझ में आ जाएगी तो कम से कम बोलने के काम तो आएगी। बाकी ईश्वर करे कि आप आसमान की बुलंदियों को छुए और आपको हिंदी की आवश्यकता ना पड़े, पर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि हम भारतीय हैं तो हिंदी तो हमें बोलनी पड़ेगी ही। अब हम देखते हैं वाक्य के भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में एक प्रमुख क्रिया होती है। यह आवश्यक नहीं कि सरल वाक्य लंबे हों, वे छोटे भी हो सकते हैं। जैसे रमेश प्रतिदिन घर का कार्य करने के पश्चात भी समय से स्कूल पहुंचता है। उपरोक्त वाक्य सरल वाक्य है क्योंकि इन वाक्यों में केवल एक ही मुख्य क्रिया है। क्या है मुख्य क्रिया? स्कूल पहुंचता है। अब देखेंगे हम वाक्य का दूसरा भेद, संयुक्त वाक्य। अभी हमने देखा था सरल वाक्य, अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। वे सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं तथा समान स्तर से अर्थात किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। ये उपवाक्य विभिन्न समानाधिकरण योजक चिन्हों को हिंदी के व्याकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। या वाक्य के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए योजक चिन्ह बहुत अनिवार्य होते हैं। जैसे पहले आप व्याकरण में पढ़ चुके होंगे कि योजक चिन्ह क्या कहलाते हैं, किंतु आपकी सुविधा के लिए मैं उन्हें यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। योजक चिन्ह होते हैं जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसीलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। ये शब्द होते हैं योजक चिन्ह। ये किसी भी वाक्य में जब प्रयोग होते हैं तो ये वाक्य को संयुक्त जो रूप में जो प्रयुक्त होने वाले जो वाक्य हैं उनमें इन योजक चिन्हों का प्रयोग होना अनिवार्य माना जाता है। जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होंगे तभी वह संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आएंगे, ऐसा आप साधारण बोलचाल में कह सकते हैं। अगर आप इस तरह से भी समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ आपको, ये वजीर अली आदमी है या भूत। ये वजीर अली आदमी है या भूत। तो यहाँ पर ये या जो शब्द जुड़ा है ना, ये क्या है? अपना योजक चिन्ह। दूसरा उदाहरण बताती हूँ। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो यहाँ पर जो इसीलिए मैंने बोला ना, ये भी योजक चिन्ह है। अब हमें देखना है आगे मिश्रित वाक्य। अभी मैंने आपको सरल वाक्य बताया था। सरल वाक्य में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या बताया कि ये योजक चिन्हों से जुड़े हुए होते हैं। योजक चिन्ह भी बता दिए मैंने कौन कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे मिश्र वाक्य। ये वाक्य के तीसरा जो विशेषता है ना, वाक्य के तीसरे भेद, विशेषता नहीं, ये वाक्य के तीसरे भेद में आते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में हम देखेंगे वे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित हो। मतलब एक हमारा मुख्य वाक्य होना चाहिए और एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य हो, तब वह कहलाएगा मिश्र वाक्य। अर्थात इन वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। इसमें प्रयुक्त उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों, मैंने पहले बोला था तुम संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण योजक बोला था, समानाधिकरण योजक। मिश्र वाक्य में व्याधिकरण योजक। अब व्याधिकरण योजक कौन से होते हैं वो सुन लीजिए। व्याधिकरण योजक होते हैं यदि, कि, तो, जो, अगर, इसीलिए आदि। ये शब्द होंगे हमारे मिश्रित वाक्य के व्याधिकरण योजक। जैसे मैं भी वही भोजन खाऊंगा जो मेरे पिता ने खाया है। किससे जुड़ा था? ये जो से।
जो शब्द के होने से एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ गया। प्रधान वाक्य क्या था हमारा, मैं वही भोजन खाऊंगा, ये हमारा प्रधान उपवाक्य था। और उसमें आश्रित उपवाक्य क्या था, जो शब्द से जुड़ने से, जो हमारा व्याधिकरण शब्द है जो, उसके जोड़ने से साथ मैंने एक वाक्य और जोड़ दिया, मेरे पिताजी ने खाया, तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा मिश्र वाक्य की श्रेणी में। इसको समझने के लिए आपको सीधा सा समझ लीजिए, मैं उदाहरण से समझाती हूँ। सरल वाक्य में क्या होगा, एक उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य। उदाहरण, सूर्योदय होने पर कुहासा फैल जाता है या कोहरा फैल जाता है, उसमें उद्देश्य हमारा सूर्य है और होने पर कुहासा हो जाता है, ये हमारा विधेय है। तो ये हमारा आएगा सरल वाक्य की श्रेणी में। अब मिश्र वाक्य लिख लीजिए। मिश्र वाक्य में आएगा प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, मतलब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य एक साथ मिलेंगे तो वो होगा हमारा मिश्र वाक्य। जैसे उदाहरण है हमारा, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा फैल गया। एक ही उदाहरण के माध्यम से मैं आपको पूरा वाक्य तीनों के भेद बताऊंगी। पहला क्या है हमारा, जैसे ही सूर्योदय हुआ, जैसे ही और वैसे ही दो क्या है, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द। मैंने बोला ना, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा फैल गया, तो जो जैसे ही और वैसे ही है ना, ये हमारे प्रधान उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द हैं। प्रधान वाक्य क्या है हमारा, सूर्योदय हुआ, और आश्रित उपवाक्य क्या है, कुहासा फैल गया। इसमें जो शब्दों का प्रयोग होता है ना, कि वह, जो, जितना, उतना, जैसे तैसे, वह, जब, जहां, वहां, अगर, मगर, ये सब जो जोड़ते हैं तो मिश्र वाक्य बनता है। अब देखेंगे हम संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य मतलब दो सरल वाक्य। सरल वाक्य ऐसे समझ लीजिए कि सरल वाक्य धन सरल वाक्य को जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बनता है। और इनको जोड़ने वाले चिन्ह मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसीलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो नहीं आदि। अब वही वाक्य जो मैंने अभी बताया था उसी में मैं आपको फिर से बताती हूँ। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सूर्योदय हुआ, ये हमारा है सरल वाक्य। योजक शब्द क्या है हमारा, और कुहासा जाता रहा, ये हमारा सरल वाक्य। यानी सरल वाक्य और सरल वाक्य, दो सरल वाक्यों को एक साथ मिलाने पर, किस योजक शब्द के द्वारा, दो सरल वाक्यों को एक साथ योजक शब्द के द्वारा मिलाने पर जो नए वाक्य का निर्माण होगा वह संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे उपवाक्य। अब उपवाक्य देखेंगे हम अगले वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।